हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। बीपीएससी एग्जाम में इस टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, भारत एवं बिहार में पत्रकारिता के विकास का आज दूसरा वीडियो है। इसका यह पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। पहले पार्ट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं, या नहीं तो हिस्ट्री नाम के प्लेलिस्ट में पहला पार्ट मौजूद है, वहां से भी देख सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने भारत में प्रेस के विकास का और जितने भी सारे न्यूज़पेपर हैं उनके संपादक या संस्थापक को हम लोगों ने ट्रिकली मेमोराइज किया। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस टॉपिक का पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, ताकि ये टॉपिक भी आसान लगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के बीपीएससी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें टेक्निक और ट्रिक बताया गया है, ताकि यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। दोस्तों, आज हम लोग प्रेस पर प्रतिबंध एवं अधिनियम और उससे संबंधित एक्ट एवं बिहार में प्रेस का विकास को कवर करेंगे, और बिहार के न्यूज़पेपर के संपादक या संस्थापक को भी ट्रिक अप्लाई करके याद करेंगे। फिर इसके बाद बीपीएससी में इस टॉपिक से आए सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इन्फॉर्मेशन और है दोस्तों, मैंने बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। आप यहाँ से वीडियो को लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नहीं तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी नाम का प्लेलिस्ट मेरे चैनल में जाकर वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर थ्योरी कवर होने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। और जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें और प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम लोग इस टॉपिक के कंटेंट्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेस पर प्रतिबंध या उस प्रेस पर जो नियंत्रण अधिनियम आया है उसको कवर करेंगे। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है उसको कवर करेंगे। फिर इससे संबंधित जितने सारे फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद बिहार राज्य में पत्रकारिता का विकास, इसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर जितने भी बीपीएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर से जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं उसको कवर करेंगे। तो मैंने क्या किया है, प्रेस पर प्रतिबंध या प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए जो इतने भी सारे अधिनियम आए हैं उसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। तो ये फेज पहला फर्स्ट हुआ, उसके बाद ये फेज 2 हुआ, उसके बाद फेज 3 हुआ। टोटल 9 नियम है। 9 नियम को मैंने क्या किया, जो 9 एक्ट जो प्रेस के एक्ट हैं, जो अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस के विरुद्ध लाए गए थे, तो उसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। मैंने इसलिए डिवाइड किया 3 फेज में, ताकि उसको याद करने में और उसको मेमोराइज करने में थोड़ा आसानी हो। तो एक एक करके हम लोग फेज वाइज हम लोग देखते जाएंगे। तो जब यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इतने भी सारे अधिनियम है इसको ट्रिकली मेमोराइज करेंगे, दिमाग में उसको फिट करेंगे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। उसके बाद फिर इसी अधिनियम को हम लोग फिर और विस्तार पूर्वक फिर आगे देखेंगे। तो एक एक करके पहले हम लोग इस अधिनियम को मेमोराइज कर लेते हैं, कैसे याद करेंगे। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले क्या याद रखना है, डेट याद रखना है, 1799 हम लोगों को याद रखना है। उसके बाद सेंसरशिप एक्ट को याद करना है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1799 के बाद एक 24 है, इसको याद रखना है। तो 1799 और 24 को हम लोगों को याद रखना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था कि मूवी रिलीज होती है, तो मूवी रिलीज होने के बाद उसके बाद उसके सेंसर किया जाता है। तो मूवीज में काट छांट किया जाता है, कुछ सीन को हटा दिया जाता है जो कि इलीगली यह हो या कुछ ऐसे जो तथ्य उसमें मौजूद हो जो दिखाने लायक नहीं हो, तो सेंसर करके मूवीज के सीन को काट दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो न्यूज़पेपर आ रहा था, उस न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारा आलोचनात्मक चीजें लिखी जाती थी और अंग्रेजों की आलोचना की जाती थी उस न्यूज़पेपर में। इसी की वजह से 1799 में जो लॉर्ड वेलेस्ली है उसने क्या किया, प्रेस सेंसरशिप एक्ट लेकर आया, और इसको 1799 में लेकर आया, इसलिए इसका नाम सेंसरशिप एक्ट 1799 पड़ा। इस चीज को हम लोग याद कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1799 याद कर लेना और 24 याद कर लेना, ठीक। तो 1799 में अगर हम लोग 24 ऐड करेंगे तो 1823 होगा। 1823 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 1835 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 का आधा 12 हो गया, ठीक है। ये समझ गए हम लोग। 1799 में 24 ऐड करेंगे तो 1823 होगा, फिर 24 का आधा यानी 1823 में फिर 24 का आधा ऐड करेंगे तो 1835 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 एक्ट का डेट हम लोगों को समझ में आ गया। 1799 के बाद 1823 में आया, 1823 के बाद फिर 1835 आया। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, कौन सा एक्ट कब आया। तो सेंसरशिप एक्ट में क्या हुआ कि जो भी न्यूज़पेपर आ रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बोला कि भाई पहले हम लोगों को न्यूज़पेपर भेजो, उस न्यूज़पेपर में हम लोग कटिंग करेंगे, छाटेंगे, उसके बाद फिर जो न्यूज़ बचेगा वो तुम लोग क्या करना है फिर छाट। तो यहाँ से क्या हो गया, सेंसरशिप हो गया, सेंसर करना न्यूज़
न्यूज का। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई लो हमने न्यूज पेपर तुमको लेकर दे दिया है, छांट वांट के दे दिया है, अब क्या करना है तुमको पहले लाइसेंस लो। जब तुम न्यूज पेपर के छापने के लाइसेंस लोगे उसी के बाद फिर तुमको प्रेस फिर निकालने के लिए दिया जाएगा, प्रेस के द्वारा फिर तुमको न्यूज पेपर निकालने दिया जाएगा। तो पहले क्या किया गया कि पहले न्यूज पेपर का सेंसर किया गया, उसके बाद अब सेंसर हो गया भाई अब तुम लोग क्या करो अब लाइसेंस ले सकते हो, किसके लिए, प्रेस को निकालने के लिए, यानी न्यूज पेपर को प्रेस के द्वारा निकालने के लिए। तो यहाँ पर 3 तरीके से इसको याद हो गया कि पहला सेंसरशिप एक्ट आया कब 1799, दूसरा लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1823 में, उसके बाद प्रेस एक्ट आया 1835 में। इसी का हिंदी अगर देख लेते हैं यहाँ पे तो हिंदी में क्या है, पत्रेक्षण अधिनियम। तो पत्रेक्षण में क्या 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है पत्र दूसरा है परीक्षण, यानी पत्र का परीक्षण करना, इसी से वह पत्रेक्षण अधिनियम 1799। उसके बाद अनुज्ञप्ति नियम, अनुज्ञप्ति नियम में भी अनु है और ज्ञप्ति है। तो अनु का मतलब हो गया पहले और ज्ञप्ति का मतलब हो गया आज्ञा लेना, पहले आज्ञा लेना जिसे कहा गया लाइसेंस। उसके बाद प्रेस अधिनियम आया जो उसके बाद उसी को फिर मैटकॉफ का अधिनियम 1835 कहा गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेज 1 में याद कर लिया कि फेज 1 में कौन सा एक्ट का किस डेट में आया। उसके बाद फेज 2 का एक्ट हम लोग देखते हैं क्या हुआ। फेज 2 का एक्ट में क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। तो यहाँ से 1835 के बाद डायरेक्ट 1857 हुआ। 1857 हम लोग जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण क्रांति था, इसलिए यहाँ पर ये विभाजन ईयर हो गया, यानी विभाजन साल हो। तो यहाँ से हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे 1857। अब 1857 में फिर क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1867। 1867 में 10 + 1 जोड़ेंगे तो 1878 हो गया, यानी पहले 1857 उसके 1867 उसके बाद 1878। ये इस डेट में फिर ये सारे एक्ट आए। अब 1857 में क्या हुआ कि इमरजेंसी लग गया था। किसकी वजह से लग गया था, क्योंकि 1857 क्रांति हो रही थी या हो चुकी थी। इसके वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने बोला कि जितना भी पुराना पीछे का एक्ट था सबको क्या कर दो, समाप्त कर दो, फिर से सबका रिन्यूअल होगा, अब सभी को फिर दोबारा लाइसेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो बोला ठीक है लाइसेंस दोबारा दिया जाएगा। अब अंग्रेजों ने बोला कि अब लाइसेंस ले लिए हो, अब क्या करो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराओ। अपना भी नाम है या मुद्रक का नाम है या पेपर का नाम है या जो सब प्रकाशन का नाम है या संपादक का नाम है, सभी को पहले रजिस्टर करो। जिस तरह हम लोग फॉर्म में रजिस्टर करते हैं अपना नाम एड्रेस पता रजिस्टर करते हैं, उसी प्रकार अब रजिस्ट्रेशन होगा तुम लोगों का जो भी न्यूज़पेपर निकालेगा। ठीक, जब रजिस्ट्रेशन भी हो गया तो अब बोला गया अंग्रेज के द्वारा कि जाओ भाई अब वर्नाकुलर के नाम पर आराम से तुम लोग क्या करो, न्यूज़पेपर निकालो। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, मातृभाषा। तो अब जब तुम लोग मातृभाषा या क्षेत्रभाषा में अब तुम लोग न्यूज़पेपर निकाल सकते हो। पहला क्या हुआ कि भाई लाइसेंस ले लो। ठीक, लाइसेंस लेने के बाद ऐसे नहीं होगा, लाइसेंस लो, लाइसेंस लेने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर अपने मातृभाषा में तुम लोग को जो न्यूज़पेपर निकालना है तो निकाल लो। तो ये मैंने ठीक याद करने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए ये मैंने कहानी बनाया। तो जैसा कि हम लोग समझ गए यहाँ पे लाइसेंस एक्ट 1857 में आया, इसमें से 10 जोड़े तो 1867 में आया। तो लाइसेंस के बाद क्या रजिस्ट्रेशन होगा, तो 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। उसके बाद फिर 1878 में क्या आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जो कि बहुत VVI है। उसके बाद थर्ड फेज में हम लोग अब देख लेते हैं। थर्ड फेज में क्या है कि पहला जो आया 1908 में, 1908 के 2 साल के 1910 फिर 1931 में है। पहला आया न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के बाद न्यूज़पेपर के पहले फिर इंडियन जोड़ दिया, तो इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट हो गया 1910। फिर इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट के पहले फिर क्या जोड़ दिया, संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931, यानी कि पहला आया समाचार पत्र अधिनियम 1908। समाचार पत्र अधिनियम के पहले क्या जोड़ दिया गया, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया कब, 2 साल बाद 1910 में आया। उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम को भी फिर क्या कर दिया, थोड़ा संकटकालीन शक्तियों से प्रदान कर दिया। तो जो कब हुआ 1931 में, गांधी अरविंद समझौता भी 1931 में हुआ। तो ऐसे इसको याद रखना। तो अब इसको 1908 का बाद ठीक 30 साल के बाद वर्नाकुलर प्रेस के 30 साल के बाद 1908 में आया, फिर इसको 2 साल बाद 1910 में आया, फिर 1931 में आया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये फेज 1 फेज 2 फेज 3 का जो मेमोराइज कर लिया है कि कैसे इसको याद रखना, माइंड में सेट करना। तो इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या हुआ कि भाई न्यूज़पेपर निकालने से पहले क्या अंग्रेज ने बोला कि भाई हम लोग सेंसर करेंगे, इसका काट छांट करेंगे तभी होगा। तो 1799 में फिर बोला कि ठीक है चलो ठीक है सेंसरशिप एक्ट लेके आ जाते हैं 1799। उसके ठीक 24 साल के बाद फिर बोला गया कि अब तुम लोग निकाल, तुम लोगों का सेंसरशिप तो कर दिया, पहले लाइसेंस लो, जब तक लाइसेंस नहीं लोगे तब तक फिर न्यूज़पेपर निकालने नहीं दें। तो बोला ठीक है लाइसेंस ले लिया 24 साल के बाद। 24 साल के बाद लाइसेंस ले लिया, तो फिर बोला कि 12 साल बाद फिर क्या बोला कि ठीक है भाई अब लाइसेंस ले लियो, अब तुम प्रेस को निकाल सकते हो, यानी कि न्यूज़पेपर अब निकाल सकते हो, प्रेस में छाप सकते हो। यहाँ से हम लोग को याद हो गया। इसके 1857 का फिर गदर स्टार्ट हो गया। तो 1857 गदर स्टार्ट हो गया तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई पुराना सारा एक्ट फिर से कैंसिल करो, अब फिर से तुम लोग लाइसेंस नया एक्ट लो। तो नया एक्ट फिर से क्या हुआ कि अब लाइसेंस लो, लाइसेंस लेने के बाद ही फिर आगे बढ़ने दें। तो फिर एक बार ठीक बोला कि चलो ठीक है लाइसेंस एक्ट आ गया 1857 में। ठीक इसके 10 साल के बाद फिर 1867 में फिर क्या हुआ कि अब लाइसेंस ले लिया, पहले नाम का रजिस्ट्रेशन कराओ, नाम पता एड्रेस रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी ना तुमको फिर आगे न्यूज़पेपर निकाल ले देंगे। बोले ठीक है चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया 1867 में। उसके बाद फिर 1867 में 10 जोड़े, 10 में एक और जोड़ दिए, तो 1878 हो गया। अब बोले रजिस्ट्रेशन करा लियो ना, अब मातृभाषा में यानी वर्नाकुलर प्रेस है, अब तुम निकालो अपने मातृभाषा में क्या न्यूज़पेपर। फिर उसके 30 साल के बाद फिर क्या हुआ, 30 साल के बाद फिर 1908 में फिर क्या आ गया, भारतीय समाचार अधिनियम 1908 आया। ठीक, उसी भारतीय समाचार अधिनियम में पहले क्या जोड़ दिया, भारतीय जोड़ दिया, यानी न्यूज़पेपर के पहले इंडियन जोड़ दिया था। अब 2 साल के बाद आया
आया था, क्या आया, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आया जो कि 1910 में है। इसके ठीक फिर 1931 में जो गांधी इरविन समझौता के 1931 में हुआ, तो यहाँ से याद रखेंगे हम लोग, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम आया 1931। तो ये सब का भी हम लोग थ्योरी आगे आप कवर करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, मेमोराइज कर लिया कि कौन सा एक्ट कब कैसे कहाँ से आया। अब हम लोग पहला एक्ट देख लेते हैं, जो समाचार पत्रों का पत्रक्षण अधिनियम 1799 यानी सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। ठीक है, इस एक्ट को क्या कहा जाता है, प्रेस नियंत्रण अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये एक्ट किसने लेकर आया, लॉर्ड वेलेस्ली ने लेकर आया था। क्यों लाया था, फ्रांसीसी आक्रमण भय के कारण। फ्रांसीसी आक्रमण भय के कारण सेंसरशिप को लाया गया, जिसमें क्या था कि स्वामी का नाम, संपादक का नाम, मुद्रक का नाम और एक सेंसरशिप होगा न्यूज़पेपर का। ये चारों चीजें आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पे अंकित करना है। इसमें स्वामी के नाम को अंकित करना है, संपादक का नाम न्यूज़पेपर पर अंकित करना, मुद्रक का नाम न्यूज़पेपर पर अंकित करना है, और इसकी न्यूज़पेपर जो निकलेगा उस न्यूज़पेपर का एक कॉपी क्या करना, सचिव के पास पहुंचाना। सचिव क्या करेगा, प्री सेंसरशिप करेगा, उससे काट छांट करेगा, उसी के बाद फिर न्यूज़पेपर को पब्लिश करने का अधिकार दिया जाएगा, न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा कोई भी। लेकिन ये इसी में क्या हुआ कि प्री सेंसरशिप एक्ट को 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या कर दिया, फिर रद्द कर दिया, और बाकी सारा एक्ट को क्या कर दिया, रहने दिया। अब फ्रांसीसी आक्रमण भय के कारण ये अप्लाई किया गया था, एक्ट लाया गया। किसने लाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। 1799 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान भी चाह रहा था कि फ्रांसीसी के साथ गठजोड़ करके अंग्रेजों को हराया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और फ्रांसीसी भी जो चाह रहे थे कि हम भारतीयों सपोर्ट करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इसी की वजह से लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, भयभीत था, इसलिए उसने क्या किया कि प्रेस पर क्या लाया, प्रतिबंध लगा। कुछ फैक्ट्स हैं इसी संबंधी, वो हम लोग देख लेते हैं। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया और सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। इस अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वे अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र पर अंकित करें। ठीक है, जो मैंने बताया वो यहाँ पे। उसके बाद समाचार पत्रों का प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण यानी प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य बना दिया। ठीक, यहाँ से क्लियर है। लॉर्ड हेस्टिंग के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण 1818 में प्री सेंसरशिप को रद्द कर दिया गया और बाकी सारे नियम को रहने दिया गया। तो ये फैक्ट जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पर है। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823। पहला क्या बोला अंग्रेजों ने, भाई हम सेंसर करेंगे तुम्हारे न्यूज़पेपर का, सेंसर कर लेंगे। ठीक, उसके ठीक सेंसर के 24 साल के बाद फिर अब क्या हुआ, 1823 आ गया। 1823 में क्या, अब सेंसर कर दिया, अब लाइसेंस लो। तो लाइसेंस लेने के लिए पहुंच गए सभी लोग। जॉन एडम्स ने इस एक्ट को लेकर आए, 1823 में लेकर आए। इस एक्ट में क्या हुआ कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, किस चीज के लिए, प्रेस की स्थापना के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और पिछले के जो सारे जो एक्ट चल रहे थे, यानी पत्रेक्षण अधिनियम या सेंसरशिप 1799 जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, साथ में एक चीज और ऐड हो गया कि प्रेस की स्थापना करना है तो आपको पहले लाइसेंस लेना, बिना लाइसेंस लिए प्रेस की स्थापना करने नहीं देंगे। पुराना जो एक्ट चल रहा था उसमें क्या था, स्वामी का नाम को न्यूज़पेपर पे अंकित करना था, संपादक का नाम आपको न्यूज़पेपर पे अंकित करना था, मुद्रक का नाम भी न्यूज़पेपर पे अंकित करना था, और प्री सेंसरशिप को भी इसमें फिर लागू कर दिया गया था। यहाँ पे क्लियर हो गया, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, प्रेस की स्थापना ऐड हो गया। गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में इस अधिनियम को पारित किया। बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया। यह नियम भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जिनके स्वामी मुख्यतः भारतीय थे उनके लिए था। इस नियम द्वारा राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है मिरातुल अखबार का। मिरातुल अखबार जो था लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 के अंतर्गत या उसके वजह से मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन ने बंद कर दिया। उसके बाद फिर थर्ड आ गया। थर्ड में क्या है, प्रेस अधिनियम या मैटकॉफ अधिनियम 1835। पहला अधिनियम क्या था, सेंसर अधिनियम था। कब आया था, 1799 में आया था। 1799 में फिर 24 जोड़ दिया तो कब आया, 1823। 1823 में कौन सा अधिनियम आया था, लाइसेंस लेना था। लाइसेंस लेने के बाद अब क्या होगा कि 1823 में फिर 12 जोड़े हम लोग, तो 1823 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 1835 हो गया। तो 1835 में कौन सा अधिनियम आ गया कि भाई प्रेस अधिनियम या मैटकॉफ का अधिनियम आ गया, जो कि बहुत वीवीआई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में क्या हुआ, चार्ल्स मैटकॉफ ने 1835 में प्रेस एक्ट लेकर आया और उसमें क्या था कि प्रकाशन के सिर्फ स्थान का नाम को सिर्फ क्या करना था, न्यूज़पेपर पे अंकित करना था। बाकी जो मुद्रक का नाम या संपादक का नाम या और सब जितने अदर्स थे वो सबको हटा दिया गया। चार्ल्स मैटकॉफ जो था वो कौन था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसलिए इसको मैटकॉफ अधिनियम 1835 कहा। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉफ ने 1823 के अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया। इस कारण मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसी वजह से जो 1823 का जो एक्ट को उसने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, बंद कर दिया। इसी की वजह से 1836 में से फिर क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया इंग्लैंड में दोबारा बुला लिया गया। इसी की वजह से, इस उदार नीति की वजह से। इस नियम के अनुसार प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी।
था क्या हम लोगों का लाइसेंस एक्ट 1857। अब क्या हुआ, 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, गदर स्टार्ट हो गया। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बोला कि भाई सारे एक्ट तो खत्म करो, अब फिर से हम लोग इसके आप सबको फिर से दोबारा लाइसेंस देंगे, तो इसलिए लाइसेंस एक्ट 1857 हो गया। 1857 के विद्रोह के आपातकालीन के कारण अनुज्ञप्ति अधिनियम फिर से लागू कर दिया गया, जो केवल 1 वर्ष के लिए था। तो अनुज्ञप्ति नियम फिर क्या क्या था जो लागू कर दिया गया, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या था कि स्वामी का नाम, ठीक है, स्वामी का नाम को अंकित करना है, संपादक का नाम इसको अंकित करना, मुद्रक का नाम इसको अंकित करना, और ई सेंसरशिप के लिए जो न्यूज़पेपर की पहली प्रति कॉपी जो करना है सचिव के पास भेजना है वो है, और प्रेस की स्थापना करने से पहले आपको लाइसेंस लेना होगा। तो ये सब सारी चीजें जो थी अनुज्ञप्ति अधिनियम के अंतर्गत थी। इसी को फिर से लागू कर दिया गया 1857 में, जो कि केवल 1 वर्ष के लिए था। उसके बाद जो 5वां जो अधिनियम आया जिसको कहते हैं पंजीकरण अधिनियम 1857, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857। अंग्रेजों ने क्या किया, 1857 बोला कि भाई पहले लाइसेंस ले लिए, अब रजिस्ट्रेशन कराओ। क्या क्या रजिस्टर करना है, मुद्रक का नाम रजिस्टर कराओ, प्रकाशक का नाम रजिस्टर कराओ, मुद्रण का स्थान क्या करो, रजिस्टर कराओ। इस अधिनियम द्वारा मैटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि उन्हें नियमित करना था। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा मुद्रक, प्रकाशक, मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य था और प्रकाशक के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक था। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये भी बहुत प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट था। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है मातृभाषा या क्षेत्र भाषा। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी वजह से 1878 में लाया गया। क्यों लाया गया, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत सारे जो प्रतिबंध लगना स्टार्ट कर दिया। अब सब लोगों ने क्या किया कि मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में, जैसे बंगाली भाषा हुआ, हिंदी भाषा हुआ, इन सब या उर्दू, फारसी, ये सब चीजों में क्या आ गया, न्यूज़पेपर आने लगा, जिससे कि अंग्रेज तो ये सब भाषा जानते नहीं थे। इसलिए इस न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के प्रति आलोचना स्टार्ट हो गया। तो अंग्रेजों को इस समझ में आ गया कि ये जो भाषा का प्रयोग करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए उसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गया कि मातृभाषा में अब क्या होगा, जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो न्यूज़पेपर निकल रहा है उस पर हम लोग को प्रतिबंध लगाना है। तो इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 1876 से 70 में भीषण अकाल से एक और जहां लाखों लोग की मृत्यु हो गई थी, वहीं दूसरी ओर 1876 से 70 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से भारतीयों में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध घृणा की भावना बढ़ गई थी। लॉर्ड लीटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में असंतोष का कारण मैकाले एवं मैटकॉफ की गलत नीतियां हैं। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निकाला है, लॉर्ड लीटन ने। तो कैसे समझेंगे, वर्नाकुलर में क्या है, कूलर एक शब्द है। क्या है, कूलर एक शब्द है। कूलर का संबंध किससे होगा, एसी। एसी को किस में मेजर किया जाता है, टन में किया जाता है। कोई भी जब एसी खरीदने जाएगा तो पूछा जाता है कि 1 टन का एसी लेना है या 2 टन का एसी लेना है या 1.5 टन का एसी लेना है। तो टन से क्या बन गया हम लोगों का, लीटन बन गया। तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रिकली इसको याद कर लिया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निकालने वाले कौन थे। तो यहाँ से निकल गया कूलर, वर्नाकुलर से कूलर निकल गया, कूलर का मतलब एसी, एसी का मतलब टन, तो इसका मतलब हो गया लॉर्ड लीटन, ये निकालने वाले। 1878 के देशी समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। इस अधिनियम को क्या कहा गया, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, VVI है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार था कि वो बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर करवा लेता। इसलिए करवाता कि ये बॉन्ड पेपर पहले से ये होता कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में नहीं छापेगा। उसके बाद दंडनायक का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा और इस निर्णय में अपील की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। प्रमाण प्रति कॉपी यानी कि जो प्री सेंसरशिप के लिए एक आपको प्रूफ कॉपी पहले से ही आपको भेजना पड़ेगा। इसी का फैक्ट हम लोग थोड़ी पार्ट में देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी सामग्री नहीं छापे सरकार के विरोधी हो। दंड नायक का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी। तीसरा क्या, देशी भाषा का समाचार पत्र यदि कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे पहले अपनी प्रति की प्रमाण प्रति यानी प्रूफ कॉपी सरकारी पत्रेक्षण को देनी होगी। यह अंग्रेजी एवं देशी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था। जिस पर क्या किया गया था, भेदभाव किया गया था। इसमें अपील करने का कोई भी अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए।
इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी में लेखन हेतु 17 जुलाई को मुंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा मिली थी, क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के साथ बुरा रवैया करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल को द बंगाली में प्रकाशित अपने संपादक के लेख में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाया तथा उनकी निंदा की थी। तो इस वजह से दोनों को जेल हुई थी। तिलक को जेल हुई थी क्योंकि जो अंग्रेज से जो कोल्हापुर के महाराजा के साथ बुरा रवैया किए थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसी रवैया को मराठा एवं केसरी में अंग्रेजों की निंदा की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इसलिए जेल की सजा हुई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि न्यायाधीश ने बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इसी की वजह से इसी चीज को उन्होंने द बंगाली में छापा था, जिसकी वजह से उन्हें भी जेल हुई थी। 1893 ईस्वी में तिलक ने गणपति उत्सव प्रारंभ किया। फिर 1896 ईस्वी में तिलक ने शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। 1896 में कपास पर शुल्क आरोपित करने के विरोध में उन्हें पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार का अभियान चलाया। उसके बाद 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में ही कर न अदायगी अभियान चलाया तो किसानों से आग्रह किया कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वे सरकार को लगान न अदा करें। फिर 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैला। इसी संबंध में पुणे में प्लेग समिति के अध्यक्ष को चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये क्या, ये बहुत वीवीआई है। भारतीय प्रेस के विरोधी रवैये एवं इसके दमन के लिए तिलक द्वारा केसरी में शिवाजी की महिमा का गुणगान करने के लिए एक कविता लिखने तथा शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने आरोप लगाया कि वे शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की घटना को ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तिलक को इस अपराध का दोषी ठहरा कर 18 माह का सश्रम कारावास की सजा दी। गिरफ्तारी के बाद बाल गंगाधर तिलक रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए तथा उन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा। अब 7वां हम लोग देख लेते हैं समाचार पत्र अधिनियम 1908। तो इस अधिनियम का उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। इस अधिनियम द्वारा निर्णायक कार्य था कि वह समाचार पत्र की संपत्ति एवं मुद्रणालय को जब्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अधिनियम है क्या, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। यह अधिनियम लॉर्ड लिटन 1878 के अधिनियम का ही रूप। इसमें समाचार पत्र के लिए सरकार पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 और अधिकतम राशि 2000 तय की गई थी। एक उग्रवादी नेता की छवि के कारण बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर निर्वासन की सजा देकर 6 वर्ष के लिए मांडले जेल रंगून भेज दिया गया। इस उपलक्ष्य में मुंबई में कपड़ा मिल मजदूरों तथा रेलवे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। फिर इस उपलक्ष्य में क्या हुआ कि रूस के साम्यवादी नेता लेनिन ने कहा कि हड़ताल भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का एक शुभ संकेत है। तो ये वीवीआई है। तो ये हो सकता है क्वेश्चन में दे दिया जाए, बोला जाए कि ये किसने कहा, तो नेता लेनिन ने कहा, जो कि रूस के रहने वाले थे। अब 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने सरकार से 1908 एवं 1910 के अधिनियम को रद्द करने की सिफारिश की, जिसके बाद अधिनियम को रद्द कर दिया गया। तो 1908 और 1910 के अधिनियम को। फिर भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931। तो यह अधिनियम क्यों आया था, तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी गई थी। किसको, प्रांतीय सरकार को। 1932 में इस अधिनियम का विस्तार करके अपराधी संशोधित अधिनियम क्रिमिनल अमेंडमेंट बना दिया गया। ठीक, और इसमें 124A एक एक्ट जोड़ा गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि प्रेस पे प्रतिबंध से संबंधित जो फैक्ट्स है उसको हम लोगों ने कवर किया। इस प्रेस पे प्रतिबंध में जितने भी सारे जो प्रतिबंध वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद कुछ फैक्ट्स को मैंने इसलिए ऐड कर लिया ताकि ये एक एडिशन हो जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाए। लेकिन हालांकि इसमें ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता, जितना मैंने फैक्ट्स को जो लिखा है तो उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है कि जितने सारे एक्ट्स हैं वो एक्ट्स का संबंध क्या है, किस प्रकार है, कैसे है, किस डेट में आया, किसने लागू किया, किसने रद्द किया। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट। अब हम लोग थोड़ा बीपीएससी के लिए यानी बिहार स्पेशल के लिए, जो
बिहार से प्रश्न गिर सकता है, जो बिहार में पत्रकारिता का जो विकास है उसको हम आज कवर कर रहे हैं इसी में। बिहार बंधु जो न्यूज़पेपर जो था सबसे पहले 1872 ईस्वी में पंडित मदन मोहन भट्ट ने कोलकाता में निकाला था। इसके बाद फिर 1874 ईस्वी में बिहार से ये प्रिंट होने लगा और ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। द बिहार हेराल्ड जो निकालने वाले थे गुरु प्रसाद सेन थे, जो 1874 में निकालने वाले। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो बिहार हेराल्ड में हेराल्ड से क्या बन गया? हीरा। तो हीरा को गुरु ने प्रसाद में सेन को दे दिया। नूरुल अनवार निकालने वाले कौन थे? मोहम्मद हाशिम थे, जो कि आरा से निकालने वाले थे और 1876 में इन्होंने निकाला। तो नूरुल अनवार में यहाँ से नूर को पकड़ेंगे हम लोग और यहाँ से हाशिम से हम लोग क्या निकालेंगे? सिम निकालेंगे। हम लोग जैसा कहानी जानते हैं अली बाबा 40 चोर का, के अली बाबा जो थे वो क्या करते थे? गुफा के पास जाते थे, वहां पर जाके बोलते थे खुल जा सिम सिम। तो ऐसे ही खुल जा सिम सिम बोलते थे तो गुफा का दरवाजा खुल जाता था और हर तरफ वहां पे क्या था? नूर ही नूर दिखाई देता था। तो नूर का मतलब होता है रोशनी, रोशनी का मतलब उजाला। यानी कि जैसे बोलते थे खुल जा सिम सिम तो गुफा में हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाता था, यानी कि हर तरफ नूर ही नूर हो जाता था। इसका मतलब हुआ कि नूरुल अनवार जो निकालने वाले थे मोहम्मद हाशिम। अब बिहार टाइम्स निकालने वाले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण। इस पर दो चीज इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण सचिदा सिन्हा और एवं श्री कृष्ण सहाय। क्यों सचिदा सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है और श्री कृष्ण सहाय जो थे वो बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। द बिहारी को निकालने वाले कौन थे? महेश्वर प्रसाद। इसको याद कैसे करें? द बिहारी का मतलब हुआ एक बिहारी सपे भारी। तो सपे भारी का मतलब बाहुबली। तो बाहुबली का मतलब क्या हुआ? महेश्वर बाहुबली। तो बाहुबली मूवी आया था तो महेश्वर बाहुबली, बाहुबली से क्या हो गया? बिहारी। तो द बिहारी न्यूज़पेपर निकालने वाले कौन? महेश्वर बाहुबली प्रसाद, यानी कि महेश्वर प्रसाद। तो द मदरलैंड को निकालने वाले कौन थे? मजहरुल हक। तो मदरलैंड से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? मदर, और यहाँ से क्या निकाल लिया? मजहर। तो मदर मजहर, मजहर मदर, मदर मजहर, मजहर मदर। इसका मतलब यहाँ से हम लोग को याद हो गया कि दी मदरलैंड जो निकालने वाले थे वो कौन थे? मजहरुल हक। उसके बाद पटना टाइम्स। तो पटना टाइम्स को निकालने वाले कौन थे? मुख्यमंत्री यूनुस। इसको याद कैसे करेंगे? पटना। तो पटना के पहले जो मुख्यमंत्री कौन बने, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो मुख्यमंत्री यूनुस बने। तो पटना से हम लोग को याद कर लिया कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। उसके बाद सर्च लाइट को निकालने वाले सैयद हैदर हुसैन थे, जो कि वीवीआई है। तो सर्च लाइट में सर्च को पकड़ेंगे यहाँ से और सर्च का मतलब सैयद, सर्च सैयद, सैयद सर्च, सर्च सैयद, सैयद सर्च, यहाँ से हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हैदर अली हम लोग जानते हैं कि मैसूर का शासक था। तो सर्च लाइट का संबंध किससे हो गया? सैयद हैदर से हो गया। सैयद हैदर का मतलब सैयद हैदर हुसैन। उसके बाद हुंकार जो निकालने वाले थे सहजानंद सरस्वती। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसमें सरस्वती है तो हुंकार कौन कर सकता है? सरस्वती मैया ही हुंकार कर सकता, और कोई तो नहीं कर सकता। इसलिए हुंकार निकालने वाले कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे, जो किसान की एक पत्रिका थी। द इंडियन नेशन निकालने वाले कौन थे? दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। तो इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे इंडिया भी है और साथ में नेशन भी है। तो इंडिया तो है, साथ में नेशन भी। तो इंडिया और नेशन पे कौन राज कर सकता है? महाराजा ही राज कर सकता है। तो कौन सा दरभंगा का महाराजा? तो क्या नाम था? कामेश्वर सिंह था। तो यहाँ से हम लोगों को याद हो गया महाराजा कामेश्वर सिंह। उसके बाद कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं थोड़ा। 1850 ईस्वी में कबीरुद्दीन अहमद ने पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जो सहसराम यानी रोहतास में किया। उसके बाद 1856 ईस्वी में विलियम टेलर्स ने पहला उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था अखबार बिहार। उसके बाद 1874 ईस्वी में जो मदन मोहन भट्ट द्वारा कोलकाता में स्थापित जो था बिहार बंधु, वो अब बिहार में भी छपने लगा, जो कि बिहार का पहला समाचार पत्र था और पटना से प्रकाशित होता था। बिहार में पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। 1850 ईस्वी में बिहार में सबसे पहले शाह कबीरुद्दीन अहमद ने सहसराम में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इस प्रेस का नाम था मोहताह कोबरा। इस प्रेस से उर्दू में किताब प्रकाशित होती थी। ठीक है। उसके बाद 1856 ईस्वी में अखबार जगत के लिए बिहार में प्रथम प्रयास विलियम टेलर को जाता है, जिन्होंने शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से 30 सितंबर 1856 ईस्वी को उर्दू साप्ताहिक अखबार बिहार प्रकाशित करा। 1857 गदर के एक साल पहले। 1872 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित बिहार बंधु, जिनको निकालने वाले पंडित मदन मोहन भट्ट थे, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित होने लगा। अब द बिहार हेराल्ड जो क्या था? बिहार का पहला अंग्रेजी का समाचार पत्र था, निकालने वाले गुरु प्रसाद सेन थे। बता दिया कैसे याद रखना है। हेराल्ड से हुआ हीरा, हीरा का मतलब गुरु प्रसाद में क्या देता? हीरा दिया। किसको दिया? सेन को। 1880 में पहला दैनिक समाचार पत्र जो निकाला वो हिंदी में क्या था? सर्वहितैषी था। उसके बाद फिर 1881 में बिहार टाइम्स निकालने वाले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, महेश नारायण थे, नंद किशोर लाल थे और श्री कृष्ण सहाय थे। सच्चिदानंद सिन्हा और श्री कृष्ण सहाय ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1894 ईस्वी में फिर इंडियन क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर आया, जो कि इंग्लिश में
में आया। 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया। 1880 में बिहार से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी के नाम से पटना से प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1881 ईस्वी में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन भी आरंभ किया गया, जिसके निकालने मजरुल हक थे। 1894 ईस्वी में डॉक्टर सचिदा सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय ने मिलकर पटना से बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया। 1876 में फिर क्या था कि उर्दू समाचार पत्र निकाला गया था, जो नूरुल अनवार के नाम से था, उर्दू में था, मोहम्मद हाशिम द्वारा आरा से निकाला गया था। फिर 1912 ईस्वी में द बिहारी न्यूज़पेपर आया, इसको निकालने वाले महेश्वर प्रसाद थे। उसके बाद फिर 1918 में इसी द बिहारी का नाम चेंज कर दिया गया। द बिहारी जो था इंग्लिश में था, इसका नाम चेंज करके द सर्च लाइट कर दिया गया, और इसके पहले संपादक जो थे सैयद हैदर हुसैन थे। ठीक, और उसी के बाद फिर द सर्च लाइट को 1985 में जो इंग्लिश में निकल रहा था, इसका नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान टाइम्स कर दिया गया, जो वर्तमान में भी छप रहा और ये इंग्लिश में न्यूज़पेपर है। और द सर्च लाइट का ही फिर हिंदी से प्रकाशन था, इसका नाम था प्रदीप, और ये 1947 में निकाला गया था। इसी को फिर 1986 में हिंदुस्तान नाम दे दिया गया, और ये हिंदी में प्रकाशित होता था, जो आज भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के नाम से निकलता है। ये फैक्ट को हम लोगों ने देख लिया है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है इस चीज के बारे में। द सर्च लाइट को 1930 में एक दैनिक रूप दे दिया गया। सर्च लाइट का प्रकाशन 1985 में बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत की गई। द सर्च लाइट का हिंदी से प्रकाशन प्रदीप नाम से निकला, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के नाम से फिर ये प्रकाशित होने लगा 1986 में। द पटना टाइम्स को निकालने वाले मुख्यमंत्री यूनुस थे। द इंडियन नेशन जो निकालने वाले थे, जो महाराजा कामेश्वर सिंह थे। उसके बाद इसी का हिंदी रूपांतरण था आर्यावर्त, जो 1941 में निकाला गया। हुंकार पत्रिका जो 1922 में निकाली गई थी, इसका प्रकाशन करने वाले सहजानंद सरस्वती थे, और इसके संपादक जो थे राहुल सांकृति आयन थे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी था वो पत्रकारिता से संबंधित या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑल दिस थ्योरी। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्च का मतलब सैयद, सैयद का मतलब हैदर अली, तो क्या हुआ सैयद हैदर हुसैन। तो यहाँ पर तो है नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, इसका ई हो गया। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू था, बंगाली था, महारत्ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। इसको निकालने वाले कौन थे? अंग्रेजी निकालने वाले थे 1861 ईस्वी में। फिर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों का नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, द हिंदू निकालने वाले कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, जीएस अय्यर। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम अय्यर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है तो कर दिया, यहाँ है नहीं तो कर दिया। उसके बाद केसरी, केसरी निकालने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसके बंगाली, बंगाली निकालने वाले कौन थे? बंगाली बनर्जी, बनर्जी बंगाली। तो बंगाली निकालने वाले कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर तिल क्या गंगा प्रसाद, ये नहीं, इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था? जनक्रांति नहीं, क्या नाम था? हुंकार। ठीक है, कौन हुंकारती है? सरस्वती माँ हुंकारती है। उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ संध्या जुड़ी हुई थी, युगांतर भी जुड़ी हुई थी, गदर भी जुड़ी थी, यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई। यंग इंडिया को कौन चला रहे थे? महात्मा गांधी जी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो फ्री हिंदुस्तान का मतलब क्या हो? जब हिंदुस्तान फ्री होता तो क्या देखता है? तारकनाथ मेहता का उल्टा चश्मा। तो आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन, हाँ क्यों होता था? चूंकि इसको निकालने वाले कौन थे? महाराजा कामेश्वर सिंह निकालने वाले थे, जो दरभंगा के महाराजा थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। पंजाब केसरी नहीं, प्रभाकर नहीं, डॉन भी नहीं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत का मतलब वो शीश कर दिया, तो शीश किसका कटा था? राहु का। तो शीश से हो गया शिशिर, तो शिशिर हो गया शिशिर कुमार। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया नहीं, एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। लीडर बिल्कुल मदन मोहन मालवीय, जो उदारवादी थे। यंग इंडिया नहीं, फ्री प्रेस जर्नल भी नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया? तो वर्नाकुलर में मैंने बताया क्या छुपा हुआ? कूलर। कूलर का संबंध किससे हो गया? एसी। एसी का संबंध किससे हो गया? टन। कितने टन का एसी है? 1 टन, 1.5 टन, 2 टन का। टन का मतलब लीटन, तो इसका आंसर क्या हो गया? लॉर्ड लीटन। बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बंगाली का मतलब बनर्जी, बनर्जी बंगाली, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंसर हो गया। उसके बाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो बिहारी का संपादक कौन थे? तो बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, भारी मतलब बिहारी, बिहारी मतलब महेश्वर बाहुबली, तो बाहुबली बिहारी, तो बाहुबली बिहारी कौन? महेश्वर बाहुबली। तो महेश्वर क्या हो गया यहाँ पे? तो बापू महेश्वर प्रसाद। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो किसने रद्द? लॉर्ड
रिपन ने किया था। उसके बाद भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? तो कब कब पारित किए? जो पहला हम लोग 1799 याद किया, 1799 के 24 साल के बाद क्या आया? 1823। 1823 में फिर क्या हुआ? 24 का आधा 12 जोड़ दिया, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1835। 1835 के बाद फिर क्या डायरेक्ट आता है? 1857 आता है। 1857 में फिर क्या हुआ? 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1867। 1867 में फिर 10 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1878। 1878 में फिर 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1908। 1908 के 2 साल बाद आया फिर 1910। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। ये पूरा क्या था? एक्ट देख लेते हैं। 1835 एक्ट सही है, 1867 आया सही, 1878 आया ठीक, 1908 आया सही, और कोई 1854 नहीं, 1872 नहीं, 1854 नहीं, तो आंसर क्या हो गया? ई हो गया इसका। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र द सर्च लाइट के प्रथम संपादक कौन थे? तो द सर्च लाइट, तो सर्च का मतलब क्या हो गया? सर्च, सैयद, सैयद सर्च, तो सैयद क्या हुआ? हैदर अली। हैदर अली का मतलब हैदर, हैदर में क्या और आगे जुड़ा? हुसैन, तो सैयद हैदर हुसैन, तो क्या हो गया? आंसर डी। दोस्तों, आज हम लोगों ने भारत एवं बिहार में प्रेस का विकास कंप्लीट कर लिया है। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर किया है। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड अब तक ऑल ओवर इंडिया में आए सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा, यानी कि इस वीडियो में ऑल ओवर इंडिया में हुए प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस टॉपिक को स्ट्रिक्टली मेमोराइज किया है और अब हम लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है, और यह मैंने आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।